हे गाइस, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मज़े के साथ मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और बायोलॉजी के अंदर आप काफ़ी माहिर हो गए होंगे और इससे पहले वाला लेक्चर फिर ही आ रहे होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर जो कि हमारे पास लेक्चर नंबर 9 है, इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जैन हमारे पास है राइबोसोम्स एंड गोल्जी बॉडी। ये हमारे पास वही ऑर्गेनेलीज़ हैं जिनका जिक्र मैं आपसे काफ़ी टाइम से करती हुई आ रही हूँ कि कुछ ऑर्गेनेलीज़ डिस्कस करनी है। कुछ के नाम्स भी आप लोगों को बताती आती हूँ कि बस आप इनके नेम्स फ़िलहाल याद रखें। तो आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं कि ये हैं क्या। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो वर्ड है हमारे पास, ये प्लूरल वर्ड है, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रियन वर्ड होता है ये होता है सिंगुलर। तो अ माइटोकॉन्ड्रियन इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन 2 फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, देयर इज एन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। तो कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रियन यानी कि जो एक माइटोकॉन्ड्रियन मतलब कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, एक प्लूरल वर्ड है, काफ़ी सारे होते हैं, उनके लिए माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड यूज़ किया जाता है। एक होगा तो हम कहेंगे कि ये माइटोकॉन्ड्रियन है। तो ये एक ऐसी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। ये देखें, ये फॉर एग्जांपल सेल है हमारे पास, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म हो गया। तो अब हमारे पास जितनी भी ऑर्गेनेलीज होंगी वो इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद होंगी, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर मौजूद होता है। इसकी डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है, इस शेप के अंदर ये होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, इसको रिमूव कर दूँ मैं पूरे को। ये जो है हमारे पास डायग्राम बनी हुई है माइटोकॉन्ड्रिया की। ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, मतलब कि इसके बाहर से क्या होती है, कवरिंग होती है, ठीक है। कितनी कवरिंग्स होती हैं? 2 कवरिंग्स होती हैं। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर थी, जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर थी, बिल्कुल उसी तरह से इसके अंदर भी 2 मेम्ब्रेन होती है। एक अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है, एक बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है। और ये दोनों मेम्ब्रेन्स भी न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन की तरह लिपिड बाइलेयर की, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती हैं। तो द इनर मेम्ब्रेन कंटेन मैनी फोल्ड्स कॉल्ड क्रिस्टी which contain specialized membrane protein that enable the mitochondria to synthesize ATP। तो जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, मतलब कि अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, उसमें काफ़ी सारे फोल्ड्स होते हैं। वो फोल्ड्स को क्या कहते हैं? हम क्रिस्टी कहते हैं। ये जो क्रिस्टी होते हैं, इनके पास क्या होते हैं? एक स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, मतलब कि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे एक स्पेशल प्रोटीन लगे हुए होते हैं, वो मजबूर करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कि तुम एटीपी को जनरेट करो, सिंथेसाइज करो, प्रोडक्शन उसकी इंक्रीज़ करो या फिर उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो। एटीपी क्या है हमारे पास? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारे पास क्या है? करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी ऑफ द सेल। जहाँ जहाँ हमें एनर्जी का यूज़ करना होगा, जो जो रिएक्शन एनर्जी के साथ होंगे, जैसे कि हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर पढ़ा था, वहाँ वहाँ हमें एटीपी की नीड पड़ती है। और एटीपी क्या है हमारे पास? वो हमने डिस्कस कर लिया कि करेंसी है, एनर्जी है, और ये बना कौन रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है। तो इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन इज़ अ जेली लाइक मैट्रिक्स। अब ये हो गई फॉर एग्जांपल आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई इसकी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो अंदर वाला यहाँ पर एरिया होगा, यहाँ पर क्या होगा? जेली की तरह एक फ्लूइड मौजूद होता है। जैसे हमने न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ा था, पूरे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होता है? जेल की तरह कुछ स्ट्रक्चर होता है। द कंपार्टमेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया आपको यहाँ पे नीचे डायग्राम के अंदर दिखाए गए हैं, ठीक है। अब आप लोग देखें, ये हो गया सारा रिमूव, ठीक है। अब देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन की टाइप होती है। हमारे पास रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया जाता है। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो हमारे पास जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो कहाँ पर हो रही होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है। सो ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन एनर्जी इज़ प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है तब एनर्जी को यूज़ किया जाता है कौन सी फॉर्म के अंदर?
एटीपी की फॉर्म के अंदर। एटीपी कौन बना रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जितना भी पावर है वो कहाँ पर बन रहा है, वो कहाँ पर बन रही है, वो सारी की सारी एनर्जी वो बन रही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मतलब सारी पावर कौन लगा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया लगा रहा है। तो इसलिए से पावर हाउस ऑफ दी सेल भी कहा जाता है। अब हम इस डायग्राम को जूम करके थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये हमारे पास ये जो ऑरेंज वाली है ये हमारे पास सारी आउटर मेम्ब्रेन है। ये जो रेड वाली आप लोगों को दिख रही होगी ये हमारे पास क्या है, सॉरी, ये हमारे पास पूरी की पूरी जो आपको ये दिख रही है ना ऑरेंज और ये जो रेड जो आउटलाइन हुई हुई है ये सारी हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है। जो इनर मेम्ब्रेन है ये आपको जो ब्लू इसकी जो ऑरेंज आउटलाइन है इस तरीके की फॉर्म के अंदर टेढ़ी मेढ़ी जो कि है, ठीक है, ये हमारे पास है इसकी इनर मेम्ब्रेन। उसके अलावा आपका इतना इसमें अंदर कुछ देखने का नहीं है। आप क्रिस्टीज़ दे सकते हैं कि इन फोल्डिंग्स को हमने क्रिस्टी का नाम दिया है। ये जो चीज़ बना रहे हैं वो क्या है? एटीपी है। और ये कैसे बन रही होती है? इसके लिए एक एंजाइम काम कर रहा होता है, एटीपी सिंथेस, ठीक है। ये उसके कुछ पार्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे डायग्राम के अंदर, ठीक है। मैं और जूम करके दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं आप, अपनी बुक के अंदर भी देख सकते हैं, थोड़े से ये ब्लू के लाइट शेड के अंदर है, ठीक है। और ये जितना भी फ्लूइड की तरह ब्लू ब्लू भरा हुआ है इसको कहा जा रहा है कि ये क्या है? जेली की तरह है। ये क्या है? फ्लूइड है। ये जेली की तरह मैट्रिक्स है। अब दूसरा ऑर्गेनेली हमारे पास सेल के अंदर जो मौजूद होता है वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनेली होती है जो कि सेल के अंदर पाई जाती है। कौन से सेल के अंदर? यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, मतलब कि इसकी भी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है। और ये कैसे कंसिस्ट होती है? हॉलो सैक्स होते हैं या ट्यूब्स होते हैं। वो फ्लैट एंड शीट्स हो सकती हैं या फिर राउंडेड सैक्स हो सकते हैं हमारे पास। मतलब कि ये जो डायग्राम आपको दिख रही होगी ये बिल्कुल ट्यूब लाइक आपको दिख रही होगी कि ये एक ट्यूब, ठीक है। अगर इसका एक हिस्सा एक यहाँ पे ऐसा गोल गोल भी होता है, कट किया गया इसका एक हिस्सा अलग हो जाता है, तो इनके लिए राउंडेड सैक्स का वर्ड यूज़ होता है जो कि बाद में जाके वेसिकल्स बन जाते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है और इसके हमारे पास बहुत सारे काम्स हैं और इसकी 2 तरह की टाइप्स होती हैं। इसकी भी दो तरह की मेम्ब्रेन है और ये भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से ही मिलकर एक तरह से बनी हुई होती है। कुछ जहाँ एक्सेप्शन आएगी वहाँ मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ पे फॉस्फोलिपिड है, कहाँ पे लिपिड है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे राइबोसोम्स हैं, कहाँ पे प्रोटीन है, वो हम देख लेंगे, ठीक है, इसकी टाइप्स की बेस पे। तो ये बिल्कुल फ्लैट होती है, बिल्कुल ऐसे चपटी बिल्कुल बनी हुई है, ठीक है। और ये कहाँ पर लोकेटेड होती है? साइटोप्लाज्म में होती है और ये न्यूक्लियर एनवेलप से कनेक्टेड होती है। जैसे ये हमारे पास सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो बिल्कुल जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप ख़त्म होता है वहाँ से ऐसे करके शुरू होती है, ऐसे करके ये बन रही होती है, ठीक है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है और इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी होती है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम इन दोनों टाइप्स को देख लेते हैं। पहली टाइप है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है? इसको हम स्मूथ इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए नहीं होते। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो सारी की सारी राइबोसोम्स के साथ कवर होती है, इसलिए उसे कहा जाता है कि वो क्या है? रफ है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि ये लिपिड की सिंथेसिस करवाती है, तो मतलब कि लिपिड भी यहाँ पे मौजूद होगा और इसके साथ साथ ये क्या करवाती है? फॉस्फोलिपिड एंड स्टेरॉइड्स का भी फॉर्मेशन करवाती है, मतलब कि उनकी सिंथेसिस करवाती है, उनको बनाने में हेल्प करती है। तो जहाँ जहाँ बॉडी में इन चीज़ों की नीड होगी ये वहाँ पे इनको बना कर देगा, ठीक है। ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम कंसनट्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। आप जितनी भी हार्मफुल चीज़ें खाते हो उनको डिटॉक्सीफाई करना, ठीक है। फिर जो कैल्शियम की जो कंसनट्रेशन है, आप कैल्शियम लेते हो ना, वो सप्लीमेंट्स की फॉर्म में लेते हो या किसी भी फॉर्म में लेते हो, तो वो जो कैल्शियम आप इनटेक कर रहे होते हो उसकी कंसनट्रेशन को रेगुलेट करना, ये काम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसी के साथ साथ हमारे पास क्या काम होता है इसका कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कि हम फाइबर्स वगैरह लेते हैं तो उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, तो उनको भी क्या करना होता है? उनके मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने का काम भी हमारे पास होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। फिर हमारे पास इसकी जो दूसरी टाइप है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स के साथ कवर होती है, ठीक है, उस पर राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं।
होते हैं तो बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है कि ये जैसे कि रफ़ सरफेस है, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि ये प्रोटीन बनवाती है। राइबोसोम्स जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ पे प्रोटीन बन रही होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं प्रोटीन को बनाने के लिए। ये जो होती है रफ़ सरफेस होती है क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं। द फोल्ड प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन इंक्रीजेज द सरफेस एरिया अलाउइंग मोर राइबोसोम्स टू बी प्रेजेंट ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देयर बाय ग्रेटर प्रोटीन प्रोडक्शन। अब देखें फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, ठीक है, इस पे ये राइबोसोम अटैच हुआ हुआ है, ये भी राइबोसोम अटैच हुआ हुआ है, ये भी राइबोसोम अटैच हुआ हुआ है, ये भी राइबोसोम अटैच हुआ हुआ है, 4 राइबोसोम्स अटैच हुए हैं। लेकिन एक हमारे पास मेम्ब्रेन है जो कि फोल्डेड है, ठीक है, लेकिन है इतनी ही जितनी ये है। अब इस पर सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया इसकी फोल्डिंग्स की वजह से। अब इस पर ज़्यादा जो है राइबोसोम्स अटैच हो सकते हैं। जब राइबोसोम्स ज़्यादा अटैच हो सकते हैं तो हमारे पास जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो हमारे पास जो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो फोल्डिंग्स की फॉर्म में होती है। तो वहाँ पर क्या होते हैं, ज़्यादा राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ज़्यादा राइबोसोम्स अटैच होने की वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा होती है। अब राइबोसोम्स हैं क्या, इनको देख लेते हैं। राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड मैंने आपको बताया था डीएनए की छोटी बहन है, इसको हम डीप में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी सिर्फ आरएनए वर्ड याद रखें। तो हमारे पास आरएनए एंड प्रोटीन इन दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है राइबोसोम, ठीक है। ये कहाँ पर होते हैं, साइटोप्लाज्म में भी होते हैं। जैसे कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो काफ़ी सारे ऐसे आपको अलग अलग राइबोसोम्स मिलेंगे जो कि ऐसे ही मौजूद होंगे, ठीक है। कुछ आपको मिलेंगे जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप जो कि हमारे पास है रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके साथ अटैच हुए हुए होंगे। तो ये सिंगली भी हो सकते हैं और ग्रुप्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो टाइप है रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके साथ अटैच होते हैं। तो हमारे पास ये राइबोसोम की डायग्राम बनी हुई है। तो ये 2 पार्ट्स इसके होते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर जाके फिक्स हो जाता है और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर। ये वाला जो छोटा वाला पार्ट है इसे कहा जाता है स्मॉल सब यूनिट। ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसे कहा जाता है लार्ज सब यूनिट, ठीक है। अब आ जाते हैं गोल्जी बॉडी की तरफ। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं इन तीनों टॉपिक को आपको थोड़ा सा जो है वो रिवाइज करवा देती हूँ। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास क्या था, वो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। ये हमारे पास एक ऑर्गेनेली है जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं इसकी, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती हैं दोनों मेम्ब्रेन्स। एक बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, एक अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अंदर वाली मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्डिंग्स की फॉर्म में होती है। वो फोल्डिंग्स क्या होती हैं, उनको हम कहते हैं क्रिस्टी हैं। और उन फोल्डिंग्स के बाद जो अंदर जितना भी सारा मटेरियल होता है वो जेल लाइक होता है, ठीक है, यानी कि वो फ्लूइड होता है। और वो कैसा होता है, मैट्रिक्स, उसको हमने मैट्रिक्स का नाम दिया था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हमने बोला कि वो एटीपी बना रहा होता है, इसलिए वो क्या है, पावर हाउस ऑफ दी सेल है। फिर हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये भी हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ये भी हमारे पास यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। और थर्ड हमने जो चीज़ पढ़ी वो ये पढ़ी कि ये हमारे पास एक ऑर्गेनेली है। फोर्थ में पढ़ा कि ये फ्लैटेंड होते हैं, सेक्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं और न्यूक्लियर एनवेलप से स्टार्ट होते हैं। मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिधर ख़त्म होती है बिल्कुल वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। 2 टाइप्स की होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वहाँ पे राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं, इसलिए हम उनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। लिपिड की सिंथेसिस करवाना, कैल्शियम को जो है वो उसकी कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना, मेटाबॉलिज्म, जितना भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के बताते हैं जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल करना, मेंटेन करना और डिटॉक्सिफिकेशन करवाना। मतलब कि जितने भी हम हार्मफुल प्रोडक्ट्स ले रहे होते हैं उनको क्या करके ब्रेक डाउन करके हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने का काम जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। इसी तरह से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो राइबोसोम्स के साथ कोटेड हुई होती है, इसलिए वो कैसे लग रही होती है, जैसे कि वो रफ सी है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम वो ये होता है कि ये प्रोटीन बना रही होती है। ये
इन फोल्डिंग्स की फॉर्म में होती है, मतलब कि ये फोल्ड हुई हुई होती है अंदर की तरफ, बाहर की तरफ इसकी इन फोल्डिंग्स एंड एक्स फोल्डिंग्स हुई हुई होती हैं। तो इस वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब मेम्ब्रेन बड़ी हो जाती है। अगर हम इसको स्ट्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, और बड़ी हो जाएगी। अभी ये फोल्डेड फॉर्म में, ठीक है, आप ऐसे समझ लें जैसे कर्ली और स्ट्रेट बाल होते हैं, ठीक है। अब इस पर राइबोसोम ज़्यादा अटैच हो सकते हैं। जब राइबोसोम ज़्यादा अटैच हो सकते हैं तो मेम्ब्रेन, हमारे पास जो प्रोटीन होगी उसकी ज़्यादा सिंथेसिस होगी। राइबोसोम्स होते क्या हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन एंड आरएनए से मिलकर बने हुए होते हैं। दो उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक बड़ा वाला यूनिट होता है जिसे हम लार्ज सब यूनिट कहते हैं, एक छोटा वाला स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्मॉल सब यूनिट कहते हैं। ये सिंगली साइटोप्लाज्म के अंदर भी मौजूद होते हैं, ऐसे ही दो चार वहाँ कुछ ग्रुप्स की फॉर्म में, और कुछ हमारे पास काफ़ी सारे जो होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हुए होते हैं, जो कि क्या कर रहे होते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी क्या है, तो गोल्जी बॉडी ने डिस्कवर किया था हमारे पास कैमिलो गोल्जी ने, तो इसने अपने नाम पर ही इस ऑर्गेनेली का नाम रख दिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था, इसकी जो साइज़ होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, मतलब दूसरी ऑर्गेनेलीज के मुकाबले में अगर देखा जाए तो इसकी साइज़ क्या होती है, बड़ी होती है। सो इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनेली टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब इन डिटेल बिकॉज इट्स लार्ज साइज एंड मेड इट ईजियर। तो जितनी भी ऑर्गेनेलीज हमने डिस्कस की हैं, सबसे पहले डिस्कवर होने वाली गोल्जी बॉडी थी। क्यों सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, क्योंकि जैसे ही हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा सबसे बड़ी बड़ी यही दिख रही थी, ठीक है। इसलिए कैमिलो गोल्जी ने क्या किया, इसको डिस्कवर किया, उसकी काफ़ी सारी डिटेल दी और उन्होंने अपने ही नाम पर इस ऑर्गेनेली का नाम रख दिया। सो इट इज़ ईजियर टू ऑब्जर्व एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोटीन टू ट्रांसपोर्टेड थ्रू द गोल्जी बॉडी फ्रॉम वेयर दे आर सिंथेसाइज वेयर दे आर रिक्वायर्ड इन दी सेल। अच्छा जी, जितना भी प्रोडक्ट हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें बना कर दे रही होती है ना, वो क्या होता है, हमारे पास गोल्जी बॉडी के पास आता है। गोल्जी बॉडी क्या करता है, उसको अच्छे से पैक करता है, ठीक है, उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस लाता है, फिर उसको पैक कर कर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करता है, जहाँ जहाँ सेल को जिस जिस चीज़ की नीड होती है, जो चीज़ें बनी हुई होती हैं वो उनको पहुँचा देता है। तो मतलब कि पोस्ट ऑफिस वाला काम होता है कि आप उसको कोई चीज़ देकर आए हो, जैसे एंडोप्लाज्मिक देकर आए, फिर इसके अंदर ये कोई मॉडिफिकेशन करेगा, लिफाफे के अंदर डालेगा, पैक वैक करेगा और फिर क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करके आएगा जहाँ पर उस चीज़ की नीड होगी। इसलिए गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, इसी तरह से पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहा जाता है गोल्जी बॉडी को, ठीक है। सो दे आर रिक्वायर्ड इन द सेल। सो द गोल्जी बॉडी इज द सॉर्टिंग ऑर्गेनेली ऑफ द सेल, मतलब कि किसने क्या किया, जो चीज़ काम की नहीं थी उसको बाहर निकाल दिया, जो चीज़ काम की थी उसको अपने पास रखा, मॉडिफाई किया। तो मतलब ये एक तरह से ऑर्डरनेस प्रोवाइड कर रहा है हमें। तो ये इसको जैसे सॉर्ट आउट करते हैं ना किसी मैटर को, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये क्या हो रहा है, सॉर्ट आउट करने वाली ऑर्गेनेली है। तो द गोल्जी बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ स्टाल्क ऑफ फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स कॉल्ड सिस्टर्नाई। द सिस्टर्नाई विद इन दी गोल्जी बॉडी ऑफ एंजाइम्स विच मॉडिफाई द पैक्ड प्रोडक्ट ऑफ द गोल्जी बॉडी। अच्छा जी, ये आपके पास गोल्जी बॉडी मौजूद है, ठीक है। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको जो मटेरियल बना कर देगी वो क्या करेगी, आ जाएगा किसके पास, गोल्जी बॉडी के पास। तो ये जितना भी आपको दिख रहा है ये हमारे पास क्या है, गोल्जी बॉडी है। ये जितना आपको दिख रहा है ये हमारे पास क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। कौन सी वाली, रफ, क्योंकि इसके ऊपर आपको डॉट से दिख रहा होगा कि ये क्या है, राइबोसोम से अटैच हुए हुए हैं। तो अब इसने हमें क्या देखा, आपको ये वाला एरिया दिख रहा होगा, ये जो सर्कल प्लस बना हुआ है, ये क्या किया है, इसने बना के दिया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने हमारे पास एक चीज़ बना के दी, एक प्रोडक्ट बना के दिया। अब ये गोल्जी बॉडी के पास आएगी, ये इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करेगा, ये यहाँ से गुजरेगी। मैं आपको दिखाती हूँ ये कहाँ कहाँ से गुजर रही है। ये आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ से गुजरी, फिर ये यहाँ से गुजरी, फिर यहाँ पहुँची और फिर ये निकल आई है, ठीक है। फिर इसको बाहर से कवरिंग वगैरह लगाकर सेल के बाहर भेज दिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, जहाँ इसकी नीड है, ठीक है। ये होता है। तो इसका शेप कैसा है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है, फ्लैट होता है, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कि इस तरीके से ये बिल्कुल फ्लैट ही है, ठीक है। ये भी फ्लैट, ये भी फ्लैट, तो ये फ्लैट लाइंस हैं। तो इन जो कि हमारे पास ये जो फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं इनको हम सिस्टर्नाई बोलते हैं। क्रिस्टी जो कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पढ़ा, जो सिस्टर्नाई हमारे पास गोल्जी बॉडी के अंदर है, इनके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, थोड़ी सी स्पेलिंग सिमिलर होती है। तो जब दोनों वर्ड्स को हम न्यू पढ़ते हैं तो हमें कुछ ना कुछ चीज़ सिमिलर लगते हैं, बट आपने ख्याल रखना है, ठीक है। सिस्टर्नाई जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, गोल्जी बॉडी के अंदर होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं,
वो एंजाइम्स क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट हमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बना के दिए उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको पैक करते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द गोल्जी बॉडी, मतलब जो प्रोटीन हमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बना कर दिए वो कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, वो गोल्जी बॉडी करेगा, ठीक है। सो इन गोल्जी बॉडी प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड, पहले उनको मॉडिफाई किया जाएगा, फिर उनको पैक किया जाएगा और वेसिकल के अंदर तब्दील किया जाएगा। सो द गोल्जी बॉडी देयरफॉर रिसीव्स प्रोटीन, मतलब कि इसने प्रोटीन को रिसीव किया, मेड इन वन लोकेशन, जो कि एक जगह पर बनी थी, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, एंड ट्रांसफर्स दीज टू अनदर लोकेशन विद इन द सेल, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, इसको उठाकर दूसरी जगह पे भेज दिया जहाँ जहाँ पर सेल को नीड होगी इस प्रोटीन की। फॉर दिस रीज़न, इसी वजह से हमने इसको क्या कहा है, पोस्ट ऑफिस ऑफ दी सेल, कि ये क्या कर रहा है, चीज़ों को यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ ले जाने का काम कर रहा है, यानी कि कोई इसको एक चीज़ लेके जा रहा है, फिर ये उसको जाके कहीं और जाके डिस्ट्रीब्यूट करके आ रहा है। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हमने माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स एंड गोल्जी बॉडी को डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ फिर लाइक कीजिएगा, अपने 3 फ्रेंड्स के साथ कम से कम ज़रूर शेयर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन को चेक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस टॉपिक को बुक से ज़रूर पूछिएगा, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। हौसला अफजाई के लिए एक लाइक तो बनता है। वीडियो को पूरा देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। लाबिया खान को दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड अल्लाह हाफिज़।